नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के यूनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा कुछ वायरल वीडियोस लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 11 रियासतों की 56 असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल फैसला आने वाला है बाबरी मस्जिद इंदाब के सिलसिले में, वो भी बताऊंगा। और एक स्मार्ट घड़ी और अंगूठी के जरिए कोरोना की तशखीस का तजुर्बा क्या कामयाब हुआ है, उस पर भी बात होगी। सऊदी अरब में ऊँट की कोहान के मुशाबे आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब का भी किस्सा सुनाएंगे। और आपको जो हालात इस वक्त बने हैं, एक खातून के साथ जो ज़बान काट दी गई, आज वो मीडिया सामने आया है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। जबकि 3 दिन पहले मैं वो खबर रखा था, उस पर भी तफसील करूंगा। और उसके अलावा मैं आपको, जो आप लोगों में से कई लोगों ने सवाल किया था कि आखिर आर्मेनिया और अज़रबैजान में जो झड़पें हुई है, जो जंग जारी है, उसकी असल वजह क्या है, तारीख़ की हैसियत से आर्मेनिया में कौन रह रहा है, अज़रबैजान में कौन सी नस्ल है, मैं ये सारी चीज़ें तारीख़ के हवाले से वहाँ कब जंग हुई थी, ये सारी चीज़ें रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। नया महीना शुरू हो रहा है, जिन अहबाब ने वादा किया है वो अपने वादे को पूरा करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उसी खबर की जानिब जो खबर हंगामा मचाए हुए आज बहुत सारी कांग्रेस के अलावा दीगर तंजीमों ने भी एहतजाज किया कि यूपी में किस तरह से पुलिस एक जुर्म होता है, वो भी इस कदर वहशतनाक जुर्म और इस कदर जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाला जुर्म की जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक खातून को जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है, खेत से उठा करके ले जाना, उस पर जुल्म तशद्दुद करना, उसकी गर्दन की और रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, गर्दन पर वार करना और फिर उसकी ज़बान काट देना, सारी इस कदर कि इसके बावजूद जो है मीडिया क्या कर रहा है वो देखिए कि ये एक कार्टून बनाया है जो सामने आ जाता है कि एक खातून को इस तरह जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। लेकिन मीडिया नींद से जागता नहीं है। इसीलिए सतीश आचार्य ने जो बनाया है इस कार्टून में पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है कि आज मीडिया क्या कर रहा है। रिया, कंगना, सारा, दीपिका, श्रद्धा, न जाने कौन सी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जो इस वक्त ड्रग्स के मामले में फंसा ली गई है, सुबह से शाम तक यही बोल रहा है। लेकिन जो ज़मीनी सतह में जराइम हो रहे हैं और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से जो जुल्म सितम हो रहा है वो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। आइए, एक वीडियो है इस वक्त जो जारी हुई है, उस वीडियो को आप सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यूपी में और यूपी की पुलिस और योगी की पुलिस क्या कर रही है, आप अंदाज़ा लगाएं। 19 वर्ष की जो हाथरस की बच्ची थी, उसने सफदरजंग अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया और उसके साथ जो बर्बरता हुई, उसकी अंतोगत्वा मौत हो गई, लेकिन उसके साथ जो बर्बरता हुई, जिस बर्बरता पूर्वक उसका रेप हुआ, 4 लोगों ने गैंग रेप किया, उसकी पीठ पर जख्मों के निशान थे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काट दी गई और वो 12 दिन तक, इसको कहते हैं अदम्य साहस, और इतनी जीने की जिजीविशा थी कि वो 12 दिन तक इशारों से बात करने की कोशिश करती रही। ये कहीं पर एक सभ्य समाज पर तो बहुत बड़ा धब्बा है ही, ये पाश्विक है। इस बर्बरता की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक जानवर ही ऐसी चीजें कर सकता है। और बहुत बार उत्तर प्रदेश में कहा जाता है देर रात को घूम रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। वो देर रात को नहीं घूम रही थी, वो अपने मां और भाई के साथ खेत में घास काटने गई थी। भाई एक बोझा घास का लेके घर पे रखने गया, मां आगे घास काट रही थी और उसको पीछे से इन 4 लोगों ने खींचकर इतना जघन्य अपराध किया। और अब मैं आती हूं कि कितना बड़ा कलंक है ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उसके साथ इतनी बर्बरता होती है, इतना पाश्विक व्यवहार होता है और 8 दिन तक पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, इस पर कोई गैंगरेप की धारा नहीं लिखी जाती है 8 दिन तक। 8 दिन के बाद जब थोड़ा बहुत लोकल मीडिया ने प्रेशर बनाया और लोगों ने बातचीत करना इसके बारे में शुरू किया, तो 8 दिन के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसमें एक मामला दर्ज किया।
अब गैरतलब बात यह है कि इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सलाहकार हैं, इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं, जो सूचना सलाहकार हैं, वो और आगरा की पुलिस ने इसको निरंतर फेक न्यूज बताया और ये आधिकारिक तौर पे बताया गया। उनके वेरीफाइड हैंडल से इन लोगों ने इसको फेक न्यूज बताया और कहीं पर। तो नाज़रीन, ये हालात हैं यूपी के और आपने जो सुना आप लोगों के सामने है। आइए बात करते हैं बाबरी मस्जिद इंहिदाम मामले में फैसले की घड़ी करीब आ गई है। नाज़रीन, 30 सितंबर यानी बुध को ही लखनऊ सीबीआई की खुसूसी अदालत अपना तारीखी फैसला सुनाने वाली है। बाबरी मस्जिद का ढांचा मुनहदिम किए जाने पर अपना फैसला खुसूसी अदालत ने महफूज रखा था और ऐलान किया था कि 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा और अब फैसले से पहले अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या में कोई नाखुशगवार वाकया सरजद न हो, इसलिए सिक्योरिटी इंतजामात काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक हिफाजती इंतजामात इस कदर सख्त हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस दौरान अयोध्या के सभी दाखिली पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग का भी इंतजाम किया गया है और उसे मुहिम की शक्ल दे दी गई है। टू व्हीलर के साथ साथ 4 पहिया गाड़ियों की भी जबरदस्त चेकिंग चल रही है। इसके बगैर अयोध्या में दाखिला मुमकिन नहीं है। बताया जा रहा है कि पीएससी सिविल पुलिस के साथ साथ सादा वर्दी में भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। फैसले की हसासियत को देखते हुए अयोध्या की डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि कल यानी 30 सितंबर का दिन तारीखी होगा। ऐसे में अयोध्या की सिक्योरिटी भी काफी अहम है। 30 सितंबर को अयोध्या में खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई जाएगी। अयोध्या में सादे कपड़ों में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे ताकि वो हर तरह की जो भी मुसीबत पेश आए उससे चौकन्ना रहें। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये लोग इस वक्त जम हो चुके हैं, जो गैर वर्दी में इस वक्त सिविल ड्रेस में जो लोग हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार हालात में पूरी तरह से निपटा जा सके। देखते हैं कि कल अदालत से क्या फैसला आता है उन लोगों के हक में जो लोग इस बाबरी मस्जिद को गिराने में, उसको शहीद करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। और ये सारे चेहरे आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। 11 रियासतों की 56 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है। जी हाँ, एक तरफ बिहार में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब दूसरी तरफ 11 रियासतों की 56 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि एक लोकसभा सीट पर भी ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है और वह है बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट। इस सीट पर 7 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई है। जिन 11 रियासतों की 56 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ है उनमें मध्य प्रदेश काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ 28 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। यहाँ वोटिंग के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। उत्तर प्रदेश की 7 असेंबली सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर हुई है और मणिपुर की 2 असेंबली सीटों को छोड़कर बकिया रियासतों में भी पोलिंग 3 नवंबर को ही होगी। मणिपुर की 2 असेंबली सीट पर 7 नवंबर को पोलिंग का ऐलान किया गया है और सभी के नताइज 10 नवंबर को बरामद हो जाएंगे। इस दरमियान में इलेक्शन कमीशन ने केरला, तमिलनाडु, आसाम और मगरबी बंगाल की 7 असेंबली सीटों पर फिलहाल ज़िमनी इंतखाबात न कराने का फैसला लिया है। कमीशन ने इसके पीछे की वजह बताई कि इन रियासतों की चीफ सेक्रेटरियों और चीफ इलेक्शन अफसरान ने इंतखाब कराने में कुछ दिक्कतों की बात कही थी। बहरहाल नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर तक नामजदगी वापस ली जा सकती है। जिन लोकसभा और असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है उनकी मुकम्मल फहरिस्त आप स्क्रीन पर हम लोग दे रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं कि इसमें सारी तफसीलात जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने उम्रा और ज़ियारत के अलावा मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए एतमरना ऐप लॉन्च कर दी है। सऊदी शहरी व मुल्क में मुकीम गैर मुल्की एतमरना के जरिए रजिस्ट्रेशन करके उम्रा और ज़ियारत के लिए इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत हज के एतमरना ऐप एंड्रॉयड और दीगर फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सारिफिन एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि तमन्ना ऐप के जरिए उम्रा, ज़ियारत और मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामों की इजरा के अलावा सिर्फ तवाफ़ का इजाज़तनामा, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद शुहदाए उहद और जबल नूर की ज़ियारत के लिए भी इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत को मरहलावार बहाल करने का फैसला किया। उम्रा, मस्जिद नबी में रोज़े अतहर की ज़ियारत या मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी को मुनज़्ज़म करने के लिए ख्वाहिशमंद को पहले तमन्ना ऐप के जरिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा।
इब्तिदाई तौर पर रोजाना की बुनियाद पर 6000 अफराद को मुख्तलिफ औकात में उम्रा की सआदत हासिल करने की इजाजत दी जाएगी। हर ग्रुप में 1000 मोतमिरीन को मौका फराहम किया जाएगा। मखसूस ऐप के जरिए योमिया 6 ग्रुप तरतीब दिए जाएंगे। बाद 18 अक्टूबर से उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 15000 कर दी जाएगी। लेकिन भारत से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब यहाँ वाज़ेह कर लें कि यहाँ बढ़ते कोरोना मरीज की वजह से अभी तक ये सहूलत बहुत सारे ममालिक, जिन ममालिक को दूर रखा गया है वीज़ा इजरा में उम्रा के, उसमें भारत भी शामिल है। बहर कैफ नाज़रीन, आइए स्मार्ट घड़ी और अंगूठी के जरिए कोरोना की तशख़ीस का तजुर्बे की जो बात कही जा रही है उसकी बात करते हैं। पूरी दुनिया में 1 मिलियन के करीब लोगों को हलाक करने वाली वबा कोरोना की रोकथाम एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस वबा की रोकथाम, उसकी निशानदेही के लिए तजुर्बात किए जा रहे हैं। अमेरिका में जहां कोविड-19 की इंसदाद के लिए वैक्सीन के तजुर्बात जारी हैं, वहीं माहिरीन स्मार्ट वॉच और एक रिंग सिस्टम का तजुर्बा कर रहे हैं, जिनकी मदद से किसी भी शख्स में कोरोना के अलामात की ज़ुहूर से 2 दिन कबल ही बीमारी का पता चलाया जा सकेगा। इस मंसूबे को रैपिड थ्रेट एनालाइजर्स या RET कहा जाता है। इसमें गॉर्मन और औरा डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जो प्रोग्राम और मसनूई ज़हानत से आरास्ता हैं। डेली मील की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन डिवाइसेस की मदद से कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों के तकरीबन 250-2500 केसेस को तरतीब दिया गया है। ये निज़ाम अगले 48 घंटों के अंदर 1 से 100 तक पैमाना इस्तेमाल करके इस घड़ी या अंगूठी के इस्तेमाल कुनंदा बीमारी के अलामत जाहिर कर सकते हैं। अमेरिका के अस्करी अहदेदारों ने तस्दीक की कि जांच शुरू होने के 2 हफ्तों के अंदर हमें कामयाबी से कोरोना का पहला केस सामने आया। इस तजुर्बे को अमली शक्ल देने में RET को डिफेंस इन्वेंशन यूनिट DIU ने डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी DTRA और फिलिप्स हेल्थ केयर सेंटर का ताउन भी हासिल रहा है। इस सिस्टम का ऐलान पहले 2019 में 18 माह के मंसूबे के तौर पर किया गया था। उसके बाद उसे एक नए एल्गोरिदम के साथ अपडेट किया गया, जिसको फिलिप्स के बड़े पैमाने पर मरीजों के डेटाबेस के साथ तरबियत दिया गया। इस निज़ाम में इस्तेमाल होने वाली स्मार्ट घड़ी और रिंग ने महफूज डेटा क्लाउड पर भेजने से पहले 165 अहम अलामात का पता लगाया है। बैकअप नाज़रीन, रिपोर्ट लंबी है लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अलग अलग अंदाज में कोरोना की तशख़ीस के लिए, बल्कि कोरोना को फैलने से पहले ही अंदाज़ा लगा लेने के लिए कि ये शख्स कोरोना से मुब्तला हो सकता है या नहीं, उससे पहले ही अंदाज़ा लगाने के लिए ये सारी घड़ी और अंगूठी को सामने लाया जा रहा है। देखते हैं कि अपने तजुर्बे कहाँ तक कामयाब होते हैं। अगर होते हैं तो क्या दुनिया भर में पेश करने के लिए मुमकिन हो पाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में ऊंट की कोहान की मुशाबा आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब का एक किस्सा सामने आया है। सऊदी अरब के नेशनल म्यूजियम में एक भारी भरकम आहनी शहाबिया मौजूद है जो सन 1966 को सऊदी अरब के इलाके रुबुल खाली में पाया गया। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि इस शहाबिये का वजन 2.75 टन है। सऊदी अरब में शाह सऊद यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी और मादनियात की उमूर के साबिक माहिर डॉक्टर अहमद अल मुहंदिस ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि वाबर मेटोराइट तर्ज का शहाबिया अरब दुनिया में गिरने वाला वजन और हजम में सबसे बड़ा शहाबिया है। उनका कहना है कि सन 1978 ईस्वी को मैं जाती तौर पर मीज़ान सीमेंट कंपनी की तरफ से इस शहाबिये को देखने गया। उसका साफी वजन 2200 किलोग्राम है और उसकी शक्ल ऊंट के कोहान से मुशाबा है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मुहंदिस का कहना था कि मैंने इस शहाबिये का कीमियाई और मादनी पहलू से जायजा लिया। इसके तज्जिये में अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन के सेम्स्थोनेन इंस्टीट्यूट ने ताउन किया था। इसके बाद मैंने उसके बारे में हासिल होने वाली मालूमात एक मजमून की शक्ल में शहाबियों की मालूमात शाये करने वाली जरीदे JS क्लार्क में शाये की। उनका मानना था कि शहाबिये को शाह सऊद यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ साइंस की इमारत के लिए बाहर नुमाइश के लिए भी पेश किया गया। इसकी नुमाइश साबिक सऊदी फरमारवा शाह फैसल मरहूम के हुक्म पर अमल में लाई गई थी। इसके बाद न्यू शाह सऊद यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में भी इसकी नुमाइश की गई। इसके बाद से आज तक इसे सऊदी अरब में खला से गिरने वाले एक नायाब शहाबिये के तौर पर देखा जा रहा है और लोग इसको देखना पसंद भी करते हैं कि किस तरह से एक शहाब ज़मीन पर गिरा और इस तरह से जो है लोग उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन, अब आपके सवालात के जवाबात के आखिर आर्मेनिया में, आज़रबाईजान में जो इस वक्त जंग छिड़ी है उसके हक़ाइक़ क्या हैं और वहाँ कौन रहते हैं वगैरह वगैरह मैं आपको मुख्तसर तबसरा रखता हूँ ताकि आपके मालूमात में इजाफा हो कि आज़रबाईजान और उसके हरीफ आर्मेनिया के दरमियान नागोर्नो काराबाख के तनाज़े पर पीर को झड़पों में एक मरतबा फिर शिद्दत आ गई। इस इलाके का नाम आप याद रखना, नागोर्नो काराबाख, इसलिए कि बार बार इसका तस्करा होगा ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। और दूसरे रोज में दाखिल होने वाली इन झड़पों में अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं, जबकि हलाकतों की असल
जो तादाद बताई जा रही है वो सैकड़ों में है। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक अतराफ से एक दूसरे पर राकेटों और तोपखानों से हमले किए जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इन झड़पों को गुज़िश्ता 25 वर्षों में होने वाली शदीद तरीन झड़प कहा जा रहा है। खतरा महसूस किया जा रहा है कि अगर बड़े पैमाने पर जंग शुरू हुई तो रूस और तुर्की जैसी खित्ते की दो बड़ी ताकतें इस जंग का हिस्सा बन सकती हैं। मॉस्को का आर्मेनिया के साथ दिफाई इत्तेहाद है जो इस हिसार वाले खित्ते की बका और उसके बाहर की दुनिया के साथ राब्ते में बेहद अहम समझा जाता है। यानी मतलब यह है कि आर्मेनिया का साथ रशिया देगा, रूस देगा, जबकि अंकारा यानी कि तुर्की आज़रबाईजान में तुर्क नस्ल तुर्क कुन का हामी है। जी हाँ, जो आज़रबाईजान में नस्ल है वो वहां की नस्ल तुर्की है जिनको तुर्क कुन कहा जाता है। रूस ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है और तुर्की ने कहा है कि वो आज़रबाईजान की हिमायत करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान नागोर्नो काराबाख में झड़पों की एक तारीख है। नाजरीन, इस खित्ते में पहली बार आर्मेनियाई मसीहियों और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पें 1980 में उस वक्त हुई जब मॉस्को की कम्युनिस्ट हुकूमत के खात्मे का आगाज हुआ था। 90 की दहाई के अवाइल में होने वाली जंग में आर्मेनिया की बड़ी मदद की वजह से हजारों आज़रबाईजानी बाशिंदों को खित्ते से निकलना पड़ा था। बाको का इस खित्ते पर कंट्रोल खत्म हुआ और ये इलाका एक खुद मुख्तार बंदोबस्त के तहत चलने लगा। हालिया लड़ाई के सबब जुनूबी कफकाज में इस्तेहकाम से मुतालिक तशवीश पैदा हुई। कफकाज आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान वाक़े वो पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से मिलाता है और बहुत ही अहम तरीन पहाड़ी है कफकाज। आप जब तारीख की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें कफकाज का अहम तरीन इसका तस्करा मिलेगा। ये जो पहाड़ी है ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान में वाक़ है और लंबा सिलसिला है और इस कदर सिलसिला है कि ये एशिया और यूरोप को एक दूसरे से मिलाता भी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुतालबा किया है कि आर्मीनिया फौरी तौर पर आज़रबाईजान के इलाकों से निकल जाए। उनका कहना था कि ये कब्जा है और उनके बकौल वक्त आ गया है कि नागोर्नो काराबाख के बहरान को अंजाम तक पहुंचाया जाए, यानी उस इलाके को वापस लिया जाए। इधर आर्मेनिया की पार्लियामेंट ने इस झड़प को आज़रबाईजान की तरफ से नागोर्नो काराबाख पर एक मुकम्मल फौजी हमला करार दिया है। आर्मेनिया की वज़ारत खारिजा के तर्जुमान येना नाखदलियान ने कहा है कि तुर्क फौजी माहिरीन आज़रबाईजान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उनके बकौल तुर्की ने ड्रोन्स और जंगी तैयारे फराहम किए हैं आज़रबाईजान को। आज़रबाईजान ने इल्ज़ामात की तरदीद की है जबकि तुर्की की तरफ से कोई फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अब नागोर्नो काराबाख का असल में पस मंजर क्या है? अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस और दीगर ऑनलाइन जराये के मुताबिक सोवियत यूनियन यानी सोवियत हुकूमत ने 1920 में नागोर्नो काराबाख के नाम से खुद मुख्तार इलाका तश्कील दिया था, जहां 95% आबादी नस्ली एतबार से आर्मेनियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल थी और उनके साथ आज़रबाईजान के लोग भी इस खित्ते का हिस्सा थे। बाशवीक रोल के तहत आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान लड़ाई पर कंट्रोल रखा गया, लेकिन सोवियत यूनियन जब टूटना शुरू हुआ तो उसका आर्मेनिया और आज़रबाईजान पर भी कंट्रोल कमजोर हो गया, यानी खत्म होने के करीब था। इसी दौरान नागोर्नो काराबाख की कानून साज असम्बली ने आर्मेनिया का हिस्सा बनने की मुतकाजी एक करारदाद मंजूर की। बावजूद यह कि इलाका महल्ले हकूक के एतबार से आज़रबाईजान के हद के सबसे ज्यादा करीब था, तो इस एतबार से इलाका आज़रबाईजान के करीब होना चाहिए था, लेकिन कानून साज असम्बली ने आर्मेनिया का हिस्सा बना दिया। जब 1991 में सोवियत यूनियन पर जवाल आया तो उस खुद मुख्तार इलाके ने बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी का ऐलान कर दिया, यानी अब उस इलाके पर किसी भी मुल्क का कंट्रोल नहीं था। उस मौके पर आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में 30,000 अफराद हलाक और जख्मी हुए और हजारों अफराद पनाह लेने पर मजबूर हुए। बाज़ लोग आज़रबाईजान चले गए, बाज़ लोग आर्मेनिया और इधर उधर बिखर गए। सन 1993 में आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर कंट्रोल हासिल कर लिया और आज़रबाईजान के करीबी 20% इलाके पर भी कब्जा कर लिया। अगले साल यानी 1994 में एक ग्रुप तश्कील दिया गया जिसका मकसद इस तनाज़े को हल करने में अहम किरदार अदा करना था। इस ग्रुप की सरबराही अमेरिका, रूस और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर अदा की। ग्रुप ने आर्मेनिया और आज़रबाईजान की क़ियादत के दरमियान मुलाकातों का एहतिमाम किया, जिसके बाद एक बार फिर जंगबंदी पर इत्तेफाक तो हो गया,
लेकिन ये तनाज़ा हमेशा की तरह अपनी जगह पर मौजूद रहा और 2 दहाइयों के निस्बतन इस्तेहकाम के बाद 2016 में एक मरतबा फिर फरीक़ैन के दरमियान झड़पें हुई। 2016 में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ और बारहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां होती रही, यानी एक दूसरे पर बमबारी होती रही। मार्च 2008 में मारदाकरट में नस्ली आर्मेनियन और आज़रबाईजानी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 14 मार्च 2008 को 7 वोटों के मुकाबले में 39 वोटों के साथ एक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में आर्मेनिया की फोर्सेस से मुतालबा किया कि वो आज़रबाईजान के मकबूजा इलाकों को फिलफौर खाली कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस वक्त से लेकर के अब तक ये मामला इसी तरह खटाई का सबब बना रहा और बिलआखिर अब आज़रबाईजान इन इलाके को जो है ताकत के बलबूते पर लेने की कोशिश कर रही है, जबकि इस सिलसिले में मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन आर्मेनिया मानने को तैयार नहीं है, आज़रबाईजान झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि अब आज़रबाईजान पूरी तरह से अपने इलाके को लेना चाहता है। यही वजह है कि इस वक्त यहाँ पर ये सूरत हाल बनी हुई है। लिहाजा आर्मेनिया में ईसाई बरादरी के मानने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद है, तो आज़रबाईजान में जो नस्ल रहती है वो तुर्क नस्ल है जो मुसलमान है। बैकअप नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी जो अहम तरीन जमा की गई, आप लोगों के सामने रखा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर कुछ ही देर में हाजिर होगी कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।